हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS PO प्री के लिए हमारा सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हमारा डे 10 है और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना अर्थमेटिक। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अर्थमेटिक स्पेशल। अभी डे 10, डे 11 और डे 12 में हम अर्थमेटिक के जो अलग अलग चैप्टर से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो भी सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी सवालों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनको सॉल्व करने का एक बेहतर अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है ना। इसके पहले 9 अलग अलग दिनों में हमने अलग अलग चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, सीखा है, जिसमें से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन भी हमने काफ़ी कुछ देखा हुआ है। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारा ये प्रयास जो है ये पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन में हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल अलग अलग चैप्टर से लिए हैं। देखते हैं कि उन सवालों को करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल है, ए मैन इन्वेस्टेड ₹2p एंड ₹p एट 8% compound interest compounding annually and 15% simple interest for 2 years respectively। यानी कि आपके पास में एक अमाउंट है 2p और एक अमाउंट है p। 2p को 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है और p को 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब आपसे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इज ₹410। ठीक है ना। यानी कि 2p पे जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से, p पर 2 साल का 15% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो ₹410 है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो p है ये क्या होगा, ये जो p है ये क्या होगा। तो कैसे इस सवाल को किया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि ये जो हमारे पास अमाउंट है 2p, ये जो है हमारे पास में अमाउंट 2p, इस पे आपको कितना मिल रहा है भैया? 8% मिल रहा है। इस पे कितना मिल रहा है? 8% मिल रहा है। कितने साल के लिए मिल रहा है? 2 साल के लिए मिल रहा है। और क्या मिल रहा है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिल रहा है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 8% का 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा। तो ये निकालने का जो तरीका है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, 8 + 8 × 8/100। ठीक है, आपने पढ़ा होगा a + b + ab/100। तो 8 और 8 16 और ये 64/100 यानी 0.64, यानी कि यहाँ से आपको जो मिलेगा वो 16.64% मिलेगा। 16.64% मिलेगा। किसका? 2p का, ऑफ 2p। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपको जो मिलेगा वो 2 4 = 8, 2 6 = 12 और ये आ जाएगा सर 33। तो 33.28% ऑफ p मिलेगा। क्या आप ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर ये तो आती है। ठीक है सर, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर निकाल के रख ली। तो ये 2p वाला अमाउंट हो गया सर। अब बात ये करते हैं सर कि अगर हम ये p वाले अमाउंट की बात करें तो इस p वाले अमाउंट पर आपको 15% के हिसाब से 2 साल में क्या मिल रहा है सर? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है सर। तो सिंपल इंटरेस्ट तो भैया हर साल सेम मिलता है, यानी कि 15% 2 साल में मिलाकर 30%। तो 30% किसका? 30% आपको p का मिलेगा। तो ये आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिल गया। ये भी 2 साल का इंटरेस्ट है, ये भी 2 साल का इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस है वो कितना है सर? इन दोनों का जो डिफरेंस है सर वो है आपका 3.28, है ना, 3.28, क्योंकि आप दोनों तरफ p का ही इतना परसेंट निकाल रहे हो। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3.28। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 3.28% ऑफ p इज इक्वल टू, वो जो डिफरेंस है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना दिया है आपको? 410। तो अब आपको क्या करना है सर? आपको तो p निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर? p जो होगा वो हो जाएगा 410/3.28%। ठीक है ना। तो यहाँ पर p जो होगा वो कितना होगा सर? 410 इंटू यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 100% वाला और नीचे आ जाएगा सर 3.28। ठीक है। तो जब आप इसको काटा पीटी मचाओगे तो p की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 1.25। p की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1.25। बट आपको क्या निकालना है सर? आपको क्या निकालना है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1.25 तो इधर से आ जाएगा और यहाँ पर आपके
2 और 2 4 0, तो यहाँ से इसका डेसिमल हटेगा और 2 0 और लगेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में 12500, 12500, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, ठीक है ना। तो 410 अपॉन 3.28 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में 125 और इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 12500, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? आराम से एक बार देखो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे पास में एक अमाउंट था 2p, उस पर 8% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, वो इतना आ गया, ठीक है। बट हमने देखा कि अगर 2 इसको दे दें तो ये आ जाएगा 33.28% ऑफ p, ठीक है सर। अब हमारे पास एक अमाउंट था p, उस पर 15% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, जो कि इतना आ गया। अब दोनों ही जगह पर जो परसेंटेज है वो p का ही निकाल रहे हो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास में क्या है सर, 410 है। तो हमने यहाँ से सॉल्व करके p निकाल लिया, जो कि हमारा कितना आएगा, 12,500, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपके पास में सवाल है, लेंथ ऑफ ट्रेन x is 200 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन y is a मीटर मोर देन ट्रेन x। तो आपके पास दो ट्रेन है x और y, x की जो लेंथ है वो 200 मीटर है, y की जो लेंथ है वो 200 प्लस a मीटर है ना, a मीटर ज्यादा है y की लेंथ x से, तो a प्लस 200 हो गया। अच्छा, स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन x एंड y इज इक्वल, दोनों ही ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम है, एंड दे क्रॉस ए सिग्नल इन 8 सेकेंड एंड 20 सेकेंड, और दोनों ही किसी सिग्नल को जो पार कर रहे हैं वो 8 सेकेंड और 20 सेकेंड में क्रमशः पार कर रहे हैं, ठीक है सर। अब आपसे क्या बोल रहा है, देन इन व्हाट टाइम ट्रेन y विल क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन y जो है वो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। अब अगर ट्रेन y पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पता होनी चाहिए जो कि हमें गिवन है, और ट्रेन y की लेंथ भी पता होनी चाहिए जो हम निकाल लेंगे, और साथ ही साथ हमें ट्रेन y की स्पीड भी पता होना चाहिए, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि मेरे पास में एक ट्रेन है x, उसकी लेंथ आपको कितनी दी गई है सर, 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। दूसरी ट्रेन है आपके पास में y, इसकी लेंथ कितनी होगी सर, 200 प्लस a मीटर, 200 प्लस a मीटर। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं सर, उसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन x और स्पीड ऑफ ट्रेन y जो है वो बराबर है, ठीक है सर। अब बात ये करते हैं कि सर स्पीड जो होता है वो होता है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन x अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा सर 200 अपॉन कितना, 8, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीड ऑफ ट्रेन y अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपके पास में 200 प्लस a अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 20, ठीक है सर। और ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये आपस में क्या है सर, बराबर है। तो ये जो चीज़ है ये तो 25 हो गया, तो यहाँ पर लिखा 25 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सर, 200 प्लस a अपॉन कितना, 20, ठीक है सर। अब ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में 500, 500 में से 200 जाएगा तो कितना आएगा सर, 300, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी सर, 300, a की वैल्यू कितनी आएगी सर, 300, ठीक है सर। अगर a की वैल्यू 300 है तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा सर, 500 मीटर, 500 मीटर। अब अपने को क्या चाहिए सर, अपने को चाहिए कि जो ट्रेन y है जिसकी लेंथ अभी अपन ने निकाली 500 मीटर, वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब ट्रेन y प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो कौन सी लंबाई पार करेगी, अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की, ठीक है। और किस स्पीड से पार करेगी, अपनी स्पीड से पार करेगी, अपनी स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन y। और ट्रेन y की स्पीड जो है वो इसके बराबर ले सकता हूं मैं, हाँ ले सकता हूं, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। अब मुझे यहाँ ए पुट करना पड़ेगा या फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इससे अच्छा ये ले लो। तो ये 200 अपॉन 8 अभी निकाल चुके थे, 25 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है सर, 25 है। अगर आप यहाँ पर ए किलो 300 पुट करोगे तो 500 अपॉन 20 ये भी 25 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड टाइम है वो आपका निकल जाएगा। तो ये टाइम कितना आ रहा भैया, 900, यानी कि 9 इंटू 100 अपॉन 25, तो 25 से ये जाएगा 4 बार, और 9 इंटू 4 हो जाएगा सर आपके पास में 36। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है। हमारे पास में दो ट्रेन थी, एक ट्रेन की लेंथ पता थी हमें, एक ट्रेन का रिलेशन दूसरी ट्रेन से दिया गया था, ठीक है सर। दोनों की स्पीड सेम थी और दोनों ने किसी सिग्नल को पार किया था, कितने सेकंड में या कितने टाइम में वो हमें दिया गया था। तो हमने इसका इस्तेमाल करके जो लेंथ ऑफ ट्रेन y है
वो निकाल लिया। वो इसलिए निकाल लिया और उसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वही ट्रेन आगे चलकर एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई 400 मीटर है। तो अगर वो ट्रेन जो कि जिसकी लंबाई 500 है, वो अगर 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि वो 500 प्लस 400 900 मीटर लेंथ पार कर रही है, और उसे पार करने में उसे कितना समय लगेगा ये मांगा जा रहा था। और वो किस स्पीड से पार करेगी? अपनी स्पीड से, और उसकी स्पीड कितनी है सर? 25 मीटर पर सेकेंड है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 36 सेकेंड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? क्लियर भाई साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं सर ये, अब आपके पास में आ गया कि अमित इज 66 2/3% मोर इफिशिएंट देन विवेक। तो भैया अमित जो है वो विवेक की तुलना में 66 2/3% अधिक कार्यकुशल है ना विवेक। हु कैन डू द सेम वर्क इन 25% मोर टाइम देन समीर। किसके बारे में बात हो रही है? विवेक के बारे में बात हो रही है कि विवेक, भैया अमित जो है वो विवेक से इतना ज्यादा कार्यकुशल है, और वही विवेक जो कि समीर के मुकाबले किसी काम को करने में 25% अधिक समय लेता है। ठीक है सर। अब आपसे बोला है कि इफ अमित एंड समीर टुगेदर कैन कंप्लीट 70% ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो भैया अमित और समीर मिलकर 15 दिन में जो काम करते हैं वो टोटल वर्क का 70% है। देन इन हाउ मेनी डेज 90% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय विवेक एंड समीर टुगेदर। तो आपसे बोला जा रहा है कि टोटल वर्क का 90% काम विवेक और समीर अगर मिलकर करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं सर? देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं सर, देखिए मैंने बोला सर यहां पर हमने लिखा अमित, और यहां पर लिखा हमने विवेक, और यहां लिख दिया हमने सर इफिशिएंसी। तो 66 2/3%, 66 2/3% का मतलब क्या होता है? मैंने कहा 2/3 होता है, और ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? अमित का ज़्यादा है विवेक से। देन विवेक के साथ लगा, देन जिसके साथ लगता है वो वाली वैल्यू बेस वैल्यू होती है। यानी कि विवेक की इफिशिएंसी अगर 3 होगी तो अमित की इफिशिएंसी उससे 2 ज़्यादा होगी, यानी कि ये 5 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर समीर की। अब समीर के साथ में क्या बोला गया भैया कि जो विवेक है वो समीर के मुकाबले, यहाँ लिख लेते हैं, विवेक जो है वो समीर के मुकाबले जो टाइम लेता है किसी काम को करने के लिए वो 25% ज़्यादा लेता है। तो 25% का मतलब पहले देख लीजिए, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो अगर समीर को 4 यूनिट का समय लगता है तो विवेक को उससे 1 यूनिट ज़्यादा लगता होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर। तो अगर ये 5 है ये 4 है तो इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो 4 से 5 का हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये 4 होगा और ये क्या होगा सर? 5 होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आइए, अब हमको मालूम है कि ये दोनों जो वैल्यू है ये तो सेम होनी चाहिए, तो हम ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, नीचे वाले में 3 से तो ये हो जाएगा 15। तो ये जो है ये इनकी इफिशिएंसी आ गई सर, ये इनकी क्या आ गई सर? इफिशिएंसी आ गई। अब आपसे बोला जा रहा है कि अमित और समीर जो है वो अगर मिल जाएं तो 15 दिन में जो काम करेंगे वो टोटल काम का 70% है। तो मैंने कहा अमित और समीर यानी कि 20 और 15 यानी कि 35, तो 35 यूनिट 15 दिन तक करेंगे तो जो वर्क निकल के आएगा वो कितना होगा सर? 70% होगा। ठीक है, वो वर्क जो आएगा वो टोटल वर्क का कितना होगा सर? 70% होगा। ठीक है ना, तो ये जो वर्क आएगा ये वर्क टोटल वर्क का 70% है। तो 35 × 15 कितना हो जाएगा सर? 35 × 15 कितना हो जाएगा सर? तो मैंने कहा सर 35 × 15, तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि सर ये हो जाएगा 25, 15 और 5 20 और 22 और ये 3 और ये 2 5, 525, तो ये 525 आ जाएगा। अब टोटल वर्क का 70% अगर 525 है तो 90% कितना होगा सर? 90% कितना होगा? तो मैंने कहा सर 90/70 × 5 to 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला कि ये हो जाएगा 9/7 ऑफ 5 to 5। तो यहाँ से अगर हम काटा पीटी मचा दें तो 7 7 49 होता है, 7 5 35 होता है। तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा 9 5 45 और 9 7 63 और 4 है ना, तो 67। तो ये आपका आ जाएगा 90% वर्क।
अब आपसे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज 90% ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय विवेक एंड समीर। ये जो काम है जो कि 90% है टोटल वर्क का, ये काम कौन करेगा? विवेक और समीर करेंगे। तो उनको कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा सर ये 675 हो गया, हाँ सर, और इसको करना कौन चाहता है? विवेक और समीर। तो विवेक और समीर की जो इफिशियंसी है वो कितनी है सर? 12 और 15 यानी कि 27 यूनिट। ठीक है, तो यहां से आपको क्या चाहिए सर? आपको रिक्वायर्ड टाइम चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर है यूनिट प्लेस पर 7, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आना चाहिए उसके यूनिट प्लेस पर भी क्या होना चाहिए सर? 5 होना चाहिए। तो मैंने कहा 7 × 0 0 होता है, 7 5 35, तो ये मेरा आंसर होगा। 7 8 56, 7 1 7 7 0, तो ये सब नहीं हो सकते। तो हमने देखा कि हमारा जो आंसर है वो कितना है सर? 25। बाकी आप इसको सॉल्व भी करोगे तो 25 ही आएगा, बट मैं आपको ये एक अप्रोच बता रहा हूँ कि कभी कभी आप यूनिट डिजिट भी देख लिया करो। आपका अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बच रहा है तो बहुत है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप कुछ सेकंड्स बचा रहे हो हर सवाल में तो वो बहुत है, आगे चल के आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना? चलिए, तो हमने देखा कि इसका जो आंसर है वो कितना है सर? 25 दिन है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा सवाल है, टाइम एंड वर्क का, इफिशियंसी पर बेस्ड है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और इसको देखते हैं। अब बात ये करते हैं कि सर यहां पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अच्छा, if length of rectangle is 37.5% more than the side of the square then find the area of rectangle। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया कि एक स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो 576 है, तो क्या हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी? हाँ सर। तो मैंने कहा सर मेरे पास में स्क्वायर का एरिया जो है वो 576 है, तो मैं यहाँ से ए निकाल के बोल सकता हूँ कि ये कितना होगा सर? 24 होगा। ठीक है, ए निकाल के बोल सकता हूँ कि ये कितना होगा सर? 24 होगा। ठीक है सर, ये आ गया आपके पास में। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि भैया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है यानी कि 4a यानी कि 4 × 24, तो ये जो है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भैया? ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। ठीक है सर, तो यहाँ से 2 से हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा सर 48, यानी कि l प्लस बी जो है वो 48 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा सर? 48 आ जाएगा। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 37.5% मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है सर, तो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 37.5%, 37.5% का मतलब क्या होता है सर? 3/8 होता है। मोर बोल रहा है, मोर बोल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि स्क्वायर की साइड अगर 8 होगी तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, स्क्वायर की साइड अगर 8 होगी तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो उससे 3 ज़्यादा होगी यानी कि 11 होगी। ठीक है सर, मैंने कहा स्क्वायर की साइड है कितनी? 24, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी है सर? 24 है, यानी कि 3 गुना। तो इसका 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 33 आ जाएगा। अगर ये 33 है, ये अगर 33 है तो आपको चाहिए क्या? आपको तो एरिया चाहिए। ठीक है सर, तो आपको ब्रेथ भी चाहिए होगा। तो ये यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर L की वैल्यू यहाँ पर 33 पुट करेंगे तो B कितना आ जाएगा आपके पास? 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और आपको एरिया चाहिए किसका सर? रेक्टेंगल का, यानी कि L × B। तो L × B के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ ये आपको आना चाहिए ना, आप ये मेंटली कर पाओ। यार 37.5 का मतलब 3/8 यानी 8 से 11 हो रहा है। 8 की वैल्यू 24 यानी 3 गुना, तो 11 × 3 33 हो जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच करना आना चाहिए। तो मैंने कहा सर ये 33 × कितना है सर? 15 है। ठीक है ना? तो 15 × 3 अगर करेंगे तो कितना आएगा सर? 45 आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा सर आपके पास में 450। तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, तो आ गया 495, है ना? 495 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ध्यान से देखो। ठीक है, इस तरह के सवाल पेपर में आते रहते हैं मेंसुरेशन के एरिया वॉल्यूम वाले, है ना? तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया दिया था, हम उसका साइड निकाल सकते हैं। फिर पेरीमीटर का रिलेशन दिया था कि स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है, तो स्क्वायर की साइड पता है तो पेरीमीटर निकल जाएगा उसका। ठीक है, और वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ L + B के। ठीक है, अब L + B की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है सर, अब L + B में L जो है वो हमें निकालने के लिए उसने दिया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो स्क्वायर के साइड से 3
के साइड से 37.5% ज़्यादा है। तो 37.5% का मतलब क्या होता है, ये 3/8 ज़्यादा, यानी 8 से 11 हो रहा है। 8 की वैल्यू यानी कि स्क्वायर की साइड, यानी कि 8 की वैल्यू 24 है, यानी कि 3 गुना हो रहा है, तो 11 × 3 33 हो गया। तो लेंथ आ गई 33 में क्या जोड़ें कि 48 हो जाए 15, तो लेंथ और ब्रेथ आ गई, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा सर, आपका एरिया आ जाएगा। और यही आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया था। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपके पास में आ गया, ए सेल फोन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, if the cell phone sold at 10% less than SP, then the profit would be rupees 600 less. At what price should the cell phone be sold if one wants to gain 50% of the cost price? तो आपके पास में एक सेल फोन है यहाँ पर, ठीक है, एक मोबाइल फोन है यहाँ पर मान लीजिए, और आप उसे 20% के प्रॉफिट पर बेचते हो, ये एक कंडीशन दी गई है। अब एक दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप उसे पहले के मुकाबले 10% कम दाम पर बेचते, यानी कि जो पहला का सेलिंग प्राइस है उसको आप 10% से कम करके बेचो, तो ऐसा करने से आपको 600 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, आपको 600 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भैया उस सेलफोन को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे कि 50% का मुनाफा हो जाए, 50% का मुनाफा हो जाए। तो कैसे करेंगे सर, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा अगर सेलफोन का कॉस्ट 100 रुपये है तो आप उसको एक्चुअली में 120 में बेच रहे थे। ठीक है सर, अब अगर आप इसको 10% कम दाम पर बेचो, अब मैंने कहा सर 120 की चीज़ अगर मैं 10% कम करके बेचूं, यानी कि 120 का 10% 12 कम कर दूं तो कितना आ जाएगा सर, 108 में बेचूं, तो क्या कॉस्ट प्राइस मेरी चेंज हो रही है क्या? नहीं, कॉस्ट प्राइस तो वही है, कॉस्ट प्राइस तो वही है। अब मेरे को ये समझना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अंतर है वो कितना है सर, 12। तो यहाँ पर जो कमी आई है वो 12 की आई है, जबकि वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपको 600 रुपये का नुकसान हो रहा है। यानी 12 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 600, यानी एक की वैल्यू जो है वो है आपके पास 50। अगर एक की वैल्यू 50 है तो यहाँ पर आप 50 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा सर आपका 5000। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 5000 आ चुका है। अब आपको अगर 50% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका जो 50% होगा वो आएगा 2500, और सीपी में प्रॉफिट जोड़ोगे तो जो आएगा वो आएगा आपका सेलिंग प्राइस। और यही आपसे पूछ रहा था कि 50% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि सही जवाब कितना होगा भैया, 7500। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? देखो इसको अच्छे से, क्लियर है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए एक बार देख लो इसको अच्छे से। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इन ए वेसल पी क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट वाज 12 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है सर, तो एक कंटेनर है, एक वेसल है पी, उसमें जो स्पिरिट है वो वाटर से 12 लीटर ज़्यादा है। ठीक है सर, आफ्टर एडिंग 80 लीटर ऑफ मिक्सचर हैविंग रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट 3:5, आपने इसमें 80 लीटर वाटर और स्पिरिट का मिक्सचर मिलाया जिसमें वाटर और स्पिरिट का जो रेशियो है वो 3:5 है। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 9:13। तो फाइनल मिक्सचर जो तैयार हुआ उसमें जो वाटर और स्पिरिट है उसका जो रेशियो है वो 9:13 है या हो जाएगा, ऐसा बोला गया है जब हम 80 लीटर मिक्सचर मिलाएंगे तब। अब आपसे बोला है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो फाइनल मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, अब देखते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए बेटा, आपके पास में जो स्पिरिट है, ध्यान से देखना, आपके पास में जो स्पिरिट है और आपके पास में जो वाटर है उसकी हम बात कर रहे हैं। स्पिरिट जो है वो 12 लीटर क्या है सर, ज्यादा है ना वाटर से, यानी कि अगर ये A है तो ये A प्लस कितना होगा सर, 12 होगा। ठीक है सर, यही होगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि सर मैंने ऐड कर दिया 80 लीटर मिक्सचर, उस 80 लीटर मिक्सचर में जो आपका स्पिरिट और वाटर है उसका रेशियो 3:5 है। उसका रेशियो कितना है सर, 3:5 है, यही बोला है? हाँ सर, वाटर टू स्पिरिट है ना, तो वाटर टू स्पिरिट है तो अपन इसको लिखते हैं वाटर टू स्पिरिट 3:5।
स्पिरिट वॉज 12 लीटर मोर, ठीक है। तो यानी कि अगर ये 30 होगा, ये 50 होगा, तभी तो इसका टोटल 80 होगा। हाँ सर, ये समझ में आ गया। तो वाटर कितना मिलाया सर आपने? 30, और स्पिरिट कितना मिलाया सर आपने? 50। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा करने से वो बोल रहा है कि रेशियो वाटर एंड स्पिरिट बिकम 9:13। तो भैया वाटर कितना हो गया आपके पास में? A+30। स्पिरिट कितना हो गया सर आपके पास में? A+62। और इसका रेशियो बोल रहा है 9/13 हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, इसको इधर भेजते हैं अपन। तो ये हो जाएगा सर 13A, ये हो जाएगा सर 390, ये हो जाएगा सर 9A, और ये हो जाएगा सर 9 × 62। ये इसके पास आएगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 4A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 है ना, 9 × 6 = 54, ये हो जाएगा 55 माइनस 390। ठीक है सर। अब ये आएगा 8, 15 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 6, और ये बचेगा 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4A। तो यहाँ से A की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 4 × 4 = 4 × 2 = तो A की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 42 आ रही है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है भैया कि फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर कितना है सर? A+30 है। तो A+30 में अगर A की वैल्यू 42 आई है, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 72। तो फाइनल मिक्सचर में जो वाटर की क्वांटिटी है वो कितनी है सर? 72 है। इसको देखो एक बार अच्छे से। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हुआ भैया कि P and Q started a business together with capital of ₹1600 and ₹2000 respectively. P left the business after 5 months. P gets 20% of total profit for managing the business and remaining is distributed in ratio of their profit sharing. If after a year P gets total profit of ₹500, then find the total profit earned by them. तो आपको यहाँ पर बोला गया है भैया कि दो लोग हैं P और Q, दोनों ने कितना कितना निवेश किया ये भी बताया गया है, और P जो है वो यहाँ से 5 महीने बाद चला जाता है ये भी बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि भैया वो बिजनेस को मैनेज करता था, इसलिए उसको प्रॉफिट का 20% दिया जाएगा। ठीक है सर। और अंत में P को जो मिला है वो 500 रुपये है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में जो टोटल प्रॉफिट है ना वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना है। कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा भैया P ने और Q ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 1600 रुपये और 2000 रुपये इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना। अच्छा, गया कौन है सर? P गया है, यानी कि ये तो नहीं गया, तो ये साल भर के लिए निवेश कर रहा है। P गया है सर 5 महीने बाद, तो इसका पैसा 5 महीने के लिए निवेश रहेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, अब हम बात ये करते हैं कि सर 400 से ये जाएगा 4 बार, 400 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये जाएगा 5 बार मतलब 1 बार, और 4 से ये जाएगा सर 3 बार। तो यानी कि यहाँ से जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3, यानी कि ये जो अपना प्रॉफिट बांटेंगे वो 1:3 के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है सर। जो काटा पिटी मचाई है वो आप अपने आप से समझ सकते हो। यहाँ रेशियो जो आएगा फाइनली वो 1:3 आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट इतना है। अब ये जो टोटल प्रॉफिट है ये मान लेते हैं कि ये 100x है। ये टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 100x है, और उसमें से ये जो है ये आपका 20x है, जो कि हमने किसको दे दिया है? हमने P को दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो एक एक्टिव पार्टनर है, इस वजह से। अब इसके बाद जो ये वाला पार्ट बच गया, अब इसके बाद जो ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला जो पार्ट है भाई साहब, ये वाला पार्ट आपका बाकी का 80% है, बाकी का 80% है, जो कि आपके P और Q में बटेगा 1:3 में। तो मैंने कहा कि अगर ये वाला पार्ट जो है ये 80x है, और 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है। 4 की वैल्यू 80x है, तो 1 की वैल्यू 20x होगी। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? P को 20x और Q को कितना मिलेगा सर? 60x। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें ये समझ में आ गया कि P को इधर और इधर मिलाकर कितना मिल गया सर? 40x मिल गया। और 40x की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितनी है सर? 500। वो कितनी है सर? 500। तो आपने बोला ये कि सर यहाँ से अगर 1 0 कैंसिल कर दें तो 4x की वैल्यू कितनी है सर? 50 है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर? आपको 100x की वैल्यू चाहिए, आपको 100x की वैल्यू चाहिए, यानी कि आपको इसका 25 टाइम्स करना पड़ेगा। तो आपने इसका भी 25 टाइम्स कर दिया।
तो 5 इंटू 25 करेंगे तो 125 और एक जीरो और लग जाएगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो था वो 1250 रुपये था। जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था भैया? 1250 रुपये था। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, स्टैंडर्ड सा सवाल। ठीक है, पार्टनरशिप का अगर सेशन आपने देखा होगा तो उसमें इस तरह के हमने सवाल डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा किया है। ठीक है, और आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपसे बोल रहा जा रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹25,000 फ्रॉम विच ही स्पेंड्स 20% ऑन रेंट, 10% ऑफ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट है यहां पर, 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड एंड 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथिंग. The remaining amount he shares between his son and daughter in the ratio of 5:4. Okay, find the difference between amount spent on rent and share of his daughter. तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम 25,000 रुपये है, उसमें से वो 20% खर्चा कर देता है घर के किराए में। अब जो राशि बच जाती है उसका 10% चला जाता है खाने पीने में। अब जो बच जाता है उसका 20% चला जाता है कपड़ों में। अब जो बच जाता है उसको उसने अपने बेटा और बेटी में बांटा है 5:4 के रेशियो में। आपसे पूछा जा रहा है कि घर का जो रेंट है और जो बेटी को राशि दी गई है उसके बीच का अंतर क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हमने बोला सर उसकी जो इनकम है वो मान लेते हैं 25,000 रुपये भैया, है ना, ये तो गिवन ही है। और इसका हमने क्या किया सर, इसका हमने स्पेंड कर दिया 20%, तो 20% इसका यानी कि 5,000 ये हमारा रेंट में चला गया सर। तो अब हमारे पास कितना बचेगा सर, हमारे पास बचेगा सर 20,000। अब 20,000 का आपसे बोल रहा है 10%, 20,000 का 10% है ना, 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, तो ये हो गया सर 2,000, ये आपका चला गया सर फूड में। ठीक है सर, तो अब यहाँ से क्या बचेगा सर, यहाँ से बचेगा आपके पास में 18,000। 18,000 में आपसे क्या बोल रहा है भैया, 20% चला गया क्लोथिंग में, तो इसका 20% यानी कि 3600 है ना, 20% चला गया सर आपका क्लोथिंग में। ठीक है, तो ये हो गया सर। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे सर, यहाँ 18 में से अगर हम 4,000 कम कर देते तो 14,000 बचता, फिर 400 वापस भी करते तो ये 14,400 हो जाता। ये आपके पास में बच रहा है, इसको आप बांट रहे हो अपने बेटा और बेटी में 5:4 में। ठीक है ना, तो बेटा और बेटी, ठीक है, ये हो गया। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी है सर, 144,000। 9 से ये 16 बार में जाएगा यानी कि 1600, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1600 है। 1 यूनिट की वैल्यू 1600 है तो इंटू 1600 करेंगे तो ये 6400 आ जाएगा, यानी कि बेटी का शेयर मैंने निकाल लिया 6400। अब बेटी का जो शेयर है वो 6400 है और रेंट जो दिया है वो 5,000 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 1400 रुपये आ रहा है। और यही आपसे पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट एंड शेयर ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, हमने ये डेटा नहीं निकाला क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त तो लगेगा नहीं वैसे भी, बट निकालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो, है ना, 8,000 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं भैया। 25 में से 20% यानी कि 5,000 रेंट में चला गया, बचा 20,000, 10% 2,000 यानी फूड में चला गया, बचा 18,000। 18,000 का 20% यानी कि 3600 चला गया कपड़ों में, बचा 14,400 रुपये। उसको 5:4 में डिवाइड किया, तो 5:4 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6400 लड़की का हिस्सा। लड़की का हिस्सा और घर के किराए का जो बीच का अंतर है वो 1400 रुपये है और यही आपसे मांगा गया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है कि ए बैग हैज 7 पिंक्स, है ना, ए बैग हैज 7 पिंक्स, ठीक है, 7 पिंक्स, 4 ब्लैक है ना, और 3 येलो। ठीक है, 3 येलो, ठीक है, ठीक है। वाइल अनदर बैग, यानी कि यहाँ पर 2 बैग्स हैं आपके पास में, ये एक बैग है और यहाँ पर एक दूसरा बैग है। ठीक है, वाइल अनदर बैग हैज 5 पिंक, तो वहां पर पिंक कितना है सर, 5 है ना। 6 येलो, तो येलो कितना है सर आपके पास में, 6 है। और 3 ब्लू है ना, यहाँ पर ब्लू कितना है सर, 3 है। ठीक है सर, आपसे बोला जा रहा है कि ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब आपके पास में ऑप्शंस कितने हैं बैग के, 2। आपको इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करना है, यानी कि आपके पास 2 में से ऑप्शंस है ना, आपके पास बैग के लिए 2 ऑप्शंस है। ठीक है, यानी कि 50% इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, चांसेस होगी किसी को भी सिलेक्ट करने की। ठीक है ना। अच्छा, ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल ड्रॉन आउट ऑफ इट
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज पिंक। तो बॉल जो भी निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पिंक होने की मांग रहा है। तो मैंने कहा भैया सबसे पहले तो बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या होगा सर, पहले बैग में हमारे पास में पिंक है कितने, मैंने कहा 7, आउट ऑफ कितना सर, आउट ऑफ 14, ठीक है सर। दूसरे बैग में पिंक कितना है सर, मैंने कहा 5, आउट ऑफ कितना सर, आउट ऑफ कितना हो गया सर 14, ठीक है सर, ओके। और इनके बीच में साइन क्या होगा सर, प्लस का, और वाला केस है ना, या, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा सर ये क्या बन जाएगा, 7 और 5 12, क्योंकि बेस तो सेम है, 7 और 5 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर 6, तो 6/14 यानी कि 3/7, तो 3/7 यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है। क्या है भाई साहब, इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की, ठीक है, इस सवाल की। अब यहां पर क्या बोल रहा है भैया, 8 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ अरविंद टू एज ऑफ भवन वॉज 4:5। अच्छा, 8 साल पहले अरविंद और भवन की एज का जो रेशियो था, 8 साल पहले की बात हो रही है, वो 4:5 था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ भवन टू एज ऑफ चिंतन। अब यहां पर एक तीसरा व्यक्ति आ गया, चिंतन। तो अब वर्तमान में भवन और चिंतन की एज का जो रेशियो है वो 4:5 है। एट प्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन एज एंड सीज एज। अभी यहां पर ए का मतलब क्या है भैया, ए का मतलब है आपका अरविंद और सी का मतलब है यहां पर आपका चिंतन, ठीक है ना। इज 20, यानी कि सी और ए का जो डिफरेंस है वो 20 दिया गया। आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ भवन एंड चिंतन। आपको भवन और चिंतन का एवरेज एज बताना है, ठीक है सर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने मान लिया सर, मेरे पास जो अरविंद है ना, अरविंद है, उसकी एज मैंने ए मान ली, ठीक है। फिर जो भवन है उसकी एज मैंने बी मान ली, और जो चिंतन है उसकी एज मैंने सी मान ली। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आपको नहीं, ठीक है सर। अब 8 साल पहले की बात हो रही है, 8 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि a - 8 और b - 8 करेंगे तो वो जो रेशियो आएगा वो 4:5 आएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5a - 40 = 4b - 32। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा सर 5a - 4b, और ये आ जाएगा सर 8। तो ये आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं भैया, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ भवन टू एज ऑफ चिंतन इज। प्रेजेंट में भवन और चिंतन की एज, तो भवन की एज हमने बी और चिंतन की सी मानी है, तो ये आ रहा है आपका 4:5। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हमने बी को मान लिया 4K और सी को मान लिया 5K, ठीक है सर। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोला द डिफरेंस बिटवीन एज एंड सीज एज इज 20 ईयर्स। यानी कि हमने बोला कि C - A करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा सर 20 आएगा, यानी कि हम A को रिप्लेस कर सकते हैं C से, तो ये हो जाएगा सर C - 20, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। अब आप बोलो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने लिखा यहाँ पर इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं भैया कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5a में a की जगह क्या पुट कर दिया अपन ने, a की जगह पुट कर दिया अपन ने C - 20, ठीक है, -4b = कितना 8। ये हो जाएगा सर 5C - 4b, और -100 उधर जाके +100 होगा तो ये बनेगा 108, ठीक है सर। अब यहाँ पर C की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 5K, तो ये 5K पुट करेंगे तो ये बनेगा सर 25K, ठीक है सर। और B की जगह पुट कर सकते हैं 4K, तो ये बन जाएगा सर आपका 16K, ये बन जाएगा सर आपका 16K, ये आपका है 108 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ रहा है सर 9K आपका 108 है, 9K आपका 108 है। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो K है आपका वो 12 है। K क्या है सर आपके पास में 12 है, ठीक है सर। अब आपको चाहिए क्या, आपको B और C का एवरेज चाहिए, तो B और C का एवरेज चाहिए, तो B और C तो वहाँ से निकल जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि B जो होगा
वो 4K यानी कि 48 होगा, और C जो होगा वो 5K यानी कि वो कितना होगा सर 60 होगा। तो आपको B प्लस C/2 करना है, यानी कि आपको 108/2 करना है, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा सर 54। आपका आंसर कितना आएगा सर 54, यानी कि E ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, E ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, अरविंद, भवन और चिंतन, प्रेजेंट एज मान ली ABC, 8 साल पहले दोनों की एज का रेशियो 4:5 होगा। सॉल्व किया, फर्स्ट इक्वेशन बनी। प्रेजेंट में भवन और चिंतन की एज का रेशियो 4:5 है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि B और C की जो वैल्यू है वो 4K और 5K है। फिर हमसे बोला गया कि जो A और C के बीच का अंतर है एज में वो 20 साल का है, तो हमने A और C का एक रिलेशन बना लिया कि A जो है वो C-20 है। अब ये हम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो ये पूरी इक्वेशन B और C में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि B और C की वैल्यू मुझे K के फॉर्म में पता है, तो मैं B और C की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो मुझे K पता चल जाएगा, और अगर K पता चल गया तो मुझे B और C की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, और उसी B और C का मुझे क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। आपके पास में सवाल क्या है भैया? आपके पास में सवाल है कि लेट A and B complete a piece of work in 10 days, B and C can complete the same piece of work in 12 days, and C and A can complete the same piece of work in 15 days. Find the time taken by A alone to complete the work. तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, पता लगाओ, जिसके बारे में यहाँ पर ऊपर जानकारी है कि A और B मिलकर 10 दिन में करते हैं, B और C मिलकर 12 दिन में, और C और A मिलकर 15 दिन में करते हैं। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि A और B जो हैं, ठीक है, B और C और C और A, तो A और B कितने दिन में करते हैं, 10 और फिर 12 और फिर 15, तो ये हो गया 10, 12, 15। हमने एलसीएम ले लिया तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया 60, ये आ जाएगा सर 6, ये आ जाएगा सर 5, ये आ जाएगा सर आपका 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर आपका 15। बट यहाँ पर ये कौन आएगा सर, यहाँ पर आपके पास में ट्वाइस ऑफ A, B और C आएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ A, B और C की जो टोटल इफिशिएंसी है वो 15 है, बट हमें तो ABC की इफिशिएंसी चाहिए, तो ABC की इफिशिएंसी कितनी है सर? ABC की इफिशिएंसी है सर आपकी 15/2 यानी कि 7.5। अब हमें A से अकेले काम करवाना है तो हमें A की इफिशिएंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क तो हमें पता है, तो टोटल वर्क अपॉन A की इफिशिएंसी रखेंगे तो A का अकेले वाला टाइम आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें B और C की जो कंबाइन इफिशिएंसी है, B और C की जो कंबाइन इफिशिएंसी वो 5 है, यानी कि 7.5 में से 5 कम करेंगे तो A की जो इफिशिएंसी आएगी सर वो 2.5 आ जाएगी, या हम इसको बोल सकते हैं 5/2। तो A की इफिशिएंसी कितनी आ गई सर, 5/2 आ गई। अब हमको क्या पता लगाना है कि A अगर अकेले काम करेगा, कितना काम है सर, 60 यूनिट काम है, और उसकी इफिशिएंसी कितनी है, 5/2 है, तो उसको कितने दिन लगेंगे सर, 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे सर, 24 दिन लगेंगे। तो आपके सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? पक्का क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बात ये आती है सर कि द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2:1। द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2:1। ठीक है सर, if length of rectangle is increased by 20% and then decreased by 30%, then area of the rectangle is decreased by 32 centimeter square. Find the perimeter of, है ना, find the perimeter of old rectangle। ठीक है, मतलब कि जो एक्चुअल रेक्टेंगल था जिसका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो था वो 2:1 था, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है सर, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो। तो आपके पास में एक रेक्टेंगल है ना, आपके पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो हमने मान ली कि वो 2K है, और उसकी जो ब्रेथ है वो हमने मान ली कि वो K है। ठीक है ना, मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये बात करते हैं कि अगर इसका एरिया फॉर एग्जांपल मान लें 100 है, इसका जो एरिया है वो मान लेते हैं 100 है, तो अगर आप सिर्फ लेंथ को भी चेंज करोगे तो भी तो एरिया चेंज हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। तो अगर आपने लेंथ को 20% से बढ़ा दिया तो आपका एरिया भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो अगर आपका एरिया 100 था और आपने लेंथ को 20% से इंक्रीज किया है, तो अब आपका एरिया जो हो जाएगा वो अपने आप का 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% इंक्रीज हो गया। बाद में जब आपने लेंथ को 30% से डिक्रीज किया, अब आपका एरिया इतना हो चुका है, अब आपने अगर
लेंथ को 30% से डिक्रीज किया तो एरिया भी 30% से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये अब अपने आप का कितना हो जाएगा सर, 70% हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि अब ये अल्टीमेटली कितना हो गया है। तो मैंने कहा सर यहाँ पर अगर हम काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ से ये 2 0 जाएगा, यहाँ से ये आपका 2 0 जाएगा, तो ये आ जाएगा सर आपका 84। यानी कि जो चीज़ पहले 100 थी अब वो 84 हो गई। तो यहाँ पर जो चेंज आया है वो 16 यूनिट का आया है ना, 16 यूनिट का आया है। जबकि वो कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर से एरिया चेंज होगा। यानी कि 16 की जो वैल्यू है वो 32 है। अगर 16 की वैल्यू 32 है तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। यानी कि 100 की वैल्यू कितनी होगी सर, 100 की वैल्यू होगी सर आपकी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका जो एक्चुअल एरिया होगा रेक्टेंगल का वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मेरे पास एरिया जो है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है तो मुझे मालूम है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 2k इंटू के, 2k इंटू के यानी कि 2k स्क्वायर। और 2k स्क्वायर अगर 200 है यानी कि k स्क्वायर आपका 100 है, यानी कि k आपका 10 है। अगर k आपका 10 है तो जाहिर सी बात है कि लेंथ और ब्रेथ आपका कितना होगा सर, 20 और 10। और आपको क्या चाहिए सर, पेरीमीटर, जो कि होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। तो l प्लस बी कितना है सर आपके पास में, 30 का डबल करेंगे तो कितना आएगा सर, 60। तो आपका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा सर, 60। ठीक है, किसमें आएगा सर, सेंटीमीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। तो ये स्टैंडर्ड से सवाल हैं जो कि आपके मेंसुरेशन 2D 3D से बन जाते हैं, एरिया वॉल्यूम जो है उससे बन जाते हैं। और देखा होगा आपने कि इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही बेसिक सा नॉलेज आपको चाहिए, इसमें कोई हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं लगी है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते थे। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया देखते हैं, नया सीखते हैं। अब आपके पास में एक सवाल है कि ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹4,000 एट द एंड ऑफ 4 months बी जॉइन्स हिम with a sum of ₹10,000 and C joins them only for 8 months. If at the end of the year the profit received was ₹50,000 and share of C was ₹25,000, find the principal amount of C. Principal amount of C का मतलब है कि C ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर A ने स्टार्ट किया है, ठीक है, 4 महीने बाद B आता है, ठीक है, ठीक है, और C केवल 8 महीने के लिए यहाँ पर अपना पैसा निवेश कर रहा है। तो ये सबका टाइम आपको दे दिया गया है। तो मैंने कहा भैया A के बारे में जानकारी ये है कि A ने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं साल भर के लिए। B ने कितना निवेश किया सर, B ने कितना निवेश किया, कहाँ गया, एंड B जॉइन हिम 10,000 लेकर आया भैया वो। और वो कब आया सर, वो 4 महीने बाद आया, यानी कि उसका ये पैसा 8 महीने के लिए निवेश रहेगा। और फिर वो बोल रहा है कि जो C है, ठीक है, जो C है वो मान लेते हैं 1000K लेके आया है। मैंने C का जो अमाउंट है वो मान लिया है कि वो कितना है सर, 1000K है। तो 1000K C ने अगर निवेश किया है तो वो सिर्फ 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है, वो सिर्फ 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि C की वैल्यू अपने 1000K क्यों मान ली, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 3 0 में कैंसिल कर सकता हूं। तो अगर यहाँ पर 3 0 में ले आऊँ तो कैंसिल करके इसको छोटा बनाया जा सकता है। तो मैंने C को 1000K मान लिया, बस K निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, C का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसमें काटा पीटी मचाई तो हमने देखा सर यहाँ पर आपका ये जो 3 0 है ये तो पहले फुर्सत में आप कैंसिल कर दो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 4 से जाएगा सर 2 बार, 4 से जाएगा सर 2 बार, 4 से जाएगा ये 3 बार। ठीक है सर, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया सर, 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया सर, 10 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया सर, K हो गया। ठीक है सर, ये हो गया आपके पास में। अब अगर हम बोलें कि टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, तो आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट है 16 प्लस K, और उसमें से C का प्रॉफिट कितना है तो आप बोलोगे K। यानी कि टोटल प्रॉफिट और C के प्रॉफिट का रेशियो आपने निकाल लिया, और वो एक्चुअली में है कितना सर, 50,000 अपॉन 25,000, यानी कि 2:1, यानी कि 2:1। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो क्या कि 16 प्लस K इज इक्वल टू 2K है, यानी कि K जो है वो 16 है। अगर K जो है वो 16 है तो 1000K कितना हो जाएगा सर, 1000K हो जाएगा सर आपका 16 के आगे 3 0, यानी कि 16,000। तो आपका जो C का इन्वेस्टमेंट है वो क्या है सर, 16,000 है। C का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है भाई साहब, 16,000 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। तो प्री लेवल में आपको इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट सवाल आज के सेशन का करेंगे और इसके बाद एक सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क। ठीक है, चलिए
तो आपसे क्या बोल रहा है कि ऑन रिड्यूसिंग द एंट्री फीस बाय 35% इन द पार्क द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द पार्क इंक्रीज बाय 40%। ठीक है, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम फ्रॉम द एंट्री फीस। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक पार्क है जहां पर जाने के लिए आपको एक शुल्क, एक फीस देनी पड़ती है। उस फीस में इन्होंने क्या की है भैया, कमी की है, और कमी करने की वजह से जो आने वाले ग्राहक हैं या लोग हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है ना, वो जो लोग बढ़े हैं वो 40% से बढ़े हैं, और जो फीस में आपने रिडक्शन किया है वो 35% से कम किया है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि इनकम में कितने परसेंट का चेंज आएगा, डिक्रीज होगा इनकम या इंक्रीज होगा, कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर हमारा अप्रोच क्या होगा सर, ध्यान से देखिए। तो आपको मालूम है कि भैया यहां पर जो भी प्राइस है एक टिकट की है ना, प्राइस ऑफ 1 टिकट इंटू नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मतलब एक टिकट का प्राइस इंटू कितने लोग हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो है वो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है सर, तो मैंने बोला सर आपकी जो प्राइस है उसमें आपने 35% की कमी की है, तो 35% का मतलब क्या होता है सर, 5 7 जा और 5 20 जा, 35/100 तो 7/20 रिडक्शन किया है। इसका मतलब अगर पहले प्राइस आपकी 20 रही होगी तो आपने उसको 7 से कम करके क्या कर दिया सर, 13 कर दिया। क्या कर दिया सर, 13 कर दिया। ठीक है सर, अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोला कि भैया आपने जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, जो पर्सन हैं जो उस पार्क में आते हैं उनमें इंक्रीज हो रहा है 40% का। तो मैंने कहा 40% का मतलब क्या होता है सर, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले अगर 5 लोग आते थे तो अब 2 लोग ज्यादा आएंगे, यानी कि पहले अगर 5 आते थे तो अब 7 आएंगे। ठीक है सर, तो इस हिसाब से आपका पहले जो बनता था वो 100 रुपये बनता था, और अब जो बन रहा है वो 91 बन रहा है। तो पहले अगर आप 100 रुपये कमाते थे और आप 91 कमा रहे हो, यानी कि 9 रुपये कम कमा रहे हो पहले की तुलना में। हाँ सर, तो यहाँ पर तो आपका 9% आएगा आंसर, बट वो क्या आएगा सर, डिक्रीज आएगा, क्योंकि वैल्यू कम हो रही ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो 9% क्या आएगा सर, डिक्रीज आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है परसेंटेज का। अगर आपने परसेंटेज की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाके देख लो, उसमें हमने अलग अलग टाइप के सवालों को अलग अलग सेशन में कवर किया, और उसमें ये भी एक टाइप है जहां पर हमने बहुत सारे सवाल किए। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल किए, और एग्जैक्ट इस टाइप का भी सवाल हमने किया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो इसको यहां से हटाते हैं, और ये जो सवाल है ये आपके स्क्रीन पर है, और ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, और खुद से करने के बाद में इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना है पॉजिटिवली। ठीक है, पॉजिटिवली 100% है ना, आपको भेजना ही भेजना है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा ताकि हमारा इंटरेक्शन हो, हमारी बातचीत हो। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भैया आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, और अगर सही होगा तो फिर तो सही है ही। ठीक है, शॉपकीपर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वॉचेस, एनालॉग और डिजिटल। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एनालॉग वॉच इज 32.5% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच. If cost price of analog watch is increased by 30% and sold in rupees 2067 at the profit of 25%, if digital watch marked up 15% above cost price, then find the mark price of digital watch. ठीक है, तो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसे कोशिश जरूर करना, ट्राई जरूर करना, नहीं बने तो भी कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, वो आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने। अगर कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक